हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत पाठ्यक्रम अनुकूलन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या दूसरे थोड़ा सा अर्थों में अगर इसको देखें तो पाठ्यक्रम अनुकूलन की आवश्यकता को किस प्रकार से बालकों को ध्यान में रखते हुए पूरा किया जाए, इसी को हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। पाठ्यक्रम अनुकूलन क्या है? पाठ्यक्रम अनुकूलन का तात्पर्य यह है कि वर्तमान परिस्थितियों की आवश्यकता को पूरा करने हेतु अधिगमकर्ता को ध्यान में रखकर ज्ञान, व्यवहार, विषय इत्यादि को सिखाना या सीखने के योग्य बनाना क्या कहलाता है? पाठ्यक्रम अनुकूलन कहलाता है। यानी सीखने की आवश्यक परिस्थितियों का निर्माण देश काल वातावरण के अनुसार करना ही पाठ्यक्रम अनुकूलन कहलाता है। कुल मिला के कोई विषय कितना ही महत्व का हो, कितना ही ज़रूरी हो, लेकिन वो अगर सीखने वाला सीख नहीं पाया तो वह विषय अधूरा ही है, वह महत्व उसके लिए कुछ भी नहीं है। चूँकि वर्तमान जो शिक्षा पद्धति है वह अधिगम केंद्रित ज़्यादा है, यानी बालकों को इस ढंग से वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करके, व्यवहारिक विधि का प्रयोग करके, शिक्षण प्रशिक्षण दे करके उन सभी कला कौशल गतिविधियों का प्रयोग करने पर बल दिया जाता है, जिससे सीखने वाला आराम से आसानी से सीख सके। आज इसका युग है, इसीलिए पाठ्यक्रम जो अनुकूलन होता है उसमें महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि वर्तमान में समावेशी शिक्षा है, जिसके अंतर्गत समान कक्ष में समान पाठ्यक्रम को विभिन्न प्रकार के बालकों के लिए एक साथ प्रस्तुत करना होता है, अधिगम कराने पर बल दिया जाता है। तो आइए ये पाठ्यक्रम अनुकूलन की बातों को हम लोग विशेष रूप से किन किन बातों को ध्यान में रख के ये अनुकूलन करें, या पाठ्यक्रम अनुकूलन के अंतर्गत अधिगमकर्ता की विभिन्न आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर के किस प्रकार से उसके अधिगम के योग्य बनाएं, उसी बातों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। पाठ्यक्रम अनुकूलन का विस्तृत और व्यापक अर्थ इसके पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। यहाँ पर हम इसमें कौन कौन सी बातों को ध्यान देंगे उसको हम लोग देखेंगे। पहला है बहुस्तरीय एवं लचीला। मैंने बताया आपसे कि वर्तमान शिक्षा पद्धति के अनुसार विभिन्न प्रकार के बालक, जिसमें प्रतिभाशाली बालक, सामान्य बालक, मंदबुद्धि बालक, पिछड़े बालक, विकलांग बालक, श्रवण बधिर बालक, सभी बालकों को एक साथ समान कक्षा में शिक्षा देने पर सरकार बल देती है। क्यों देती है? क्योंकि सबको समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। तो कुल मिला के अगर हम ये कहें जो विभिन्न प्रकार के बालक हैं, तो जो पाठ्यक्रम निर्माण हो, किसी विषय का पाठ्यक्रम जो निर्माण हो, उसको जो है सभी स्तर के बालकों को ध्यान में रख कर के किया जाए। ऐसा ना हो कि सिर्फ प्रतिभाशाली बालक को ही समझ में आए, यानी जिसका IQ लेवल 120 से अधिक है। कुल मिलाकर बहुस्तरीय यानी सामान्य बालक, प्रतिभाशाली बालक, इसीलिए जो प्रश्न बनते हैं सरल भी बनते हैं, मध्यम स्तर के भी बनते हैं, थोड़ा कठिन स्तर के भी बनते हैं। यानी बहुस्तरीय बालकों के मानसिक क्षमता का जो बहुत विभिन्न प्रकार का स्तर है, उसको भी ध्यान में रख करके उस विषय का चुनाव, उस विषय का कठिनता स्तर, उस विषय का पाठ्यक्रम, उस विषय की मात्रा भी सुनिश्चित करना चाहिए। दूसरा इसमें और क्या है? लचीला। लचीला का मतलब ये है कि अध्यापक या जो भी पाठ्यक्रम लागू किया गया है उसमें अध्यापक थोड़ा कम बेसी करके, या उसके आगे पीछे का उदाहरण दे करके, या अन्य विषयों को जोड़ करके भी पढ़ाने का अवसर, थोड़ा उसमें अपने से परिवर्तन करने का भी अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि भारत में विभिन्न प्रकार की संस्कृति है, विभिन्न प्रकार की भाषा है। अगर यह सुविधा नहीं रहेगी तो अध्यापक को जो है किसी बालक को या किसी विशेष संस्कृति के बालक को, किसी विशेष भाषा वाले बालक को समझाना थोड़ा कठिन हो जाएगा, या उसको समय नहीं मिल पाएगा। इसलिए पाठ्यक्रम अनुकूलन करते समय बालकों के विभिन्न स्तरों का, विभिन्न संस्कृतियों का, विभिन्न भाषाओं का ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम में अमूल चूक परिवर्तन करने की भी सुविधा व्यवस्था होनी चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए। तो इससे क्या होगा? विभिन्न प्रकार के बालकों की आवश्यकता या ज्ञान प्राप्त करने में वो सफल हो जाएंगे। दूसरा, अगर हम बात करें सरकारी पाठ्यक्रम, जब सरकार कोई पाठ्यक्रम बनाती है, जैसे यूपी बोर्ड है, उसी तरह से हर स्टेट का अपना बोर्ड होता है, केंद्रीय CBSE बोर्ड भी है।
तो कुल मिला के अगर हम बात करें कि जो सरकार पाठ्यक्रम बनाती है वो हर पहलुओं पर ध्यान रख करके बनाती है और यह भी कहती है कि वो आप स्थानीय भाषा भी आप पढ़ा सकते हो। स्थानीय भाषा, राष्ट्रभाषा और एक अलग भाषा, त्रिभाषा स्तरीय सूत्र को भी भारत सरकार ने स्वीकार किया है। तो कुल मिला के जो सरकारी पाठ्यक्रम होता है वह बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा सभी समाज को ध्यान में रखते हुए, सभी परिस्थिति और क्षेत्र को ध्यान में रख करके उस विषय वस्तु के अध्ययन अध्यापन की स्वीकृति और उसकी व्यवस्था इत्यादि को ध्यान में रखते हुए वो पाठ्यक्रम निर्माण किया जाता है। हर प्रकार के बालकों को ध्यान में रख करके ये पाठ्यक्रम निर्माण किया जाता है। इसे पाठ्यक्रम निर्माण करते समय ऐसा न हो कि आप जो है सरकार के जो द्वारा बनाए पाठ्यक्रम है उसका उल्लंघन कर दें, ऐसा न करें, बल्कि पाठ्यक्रम अनुकूलन करते समय सरकारी पाठ्यक्रम के अनुसार ही थोड़ा मोड़ा परिवर्तन करके विषय की मात्रा को या विषय की कठिनता को थोड़ा मोड़ा परिवर्तन करके अधिगमकर्ता के अनुकूल बना सकें, यानी छात्रों के अनुकूल आप बना सके। इसीलिए आप देखते होंगे कि बहुत से ऐसे भी राइटर आपको मिल जाएंगे, सरकारी जो पाठ्यक्रम है उसी पर वह और सरल और बहुत सटीक और बहुत उपयोगी पुस्तक लिख डालते हैं। जो सरकार के द्वारा पाठ्यक्रम है उससे अधिक उसकी पुस्तक बिकती है उस पाठ्यक्रम के अध्ययन हेतु, सरकारी पाठ्यक्रम के अध्ययन हेतु। इसीलिए सरकारी जो पाठ्यक्रम है इसी के अनुसार हमको भी चाहे शिक्षण के दौरान पाठ्यक्रम बनाना हो, जैसे किसी चीज़ को हमको समझाना है तो हमारा शिक्षण के अंतर्गत वो पाठ्यक्रम मैं अनुकूलन करूँगा, तो वह पाठ्यक्रम अनुकूलन इस ढंग से करूँ, इस व्यवस्था से करूं कि वह बालक या कक्षा कक्ष के उपस्थित बालक उस परिस्थिति में आराम से सीख सके। तो सरकारी पाठ्यक्रम को ही ध्यान में रखते हुए शिक्षण के दौरान जो अनुकूलित करना होता है विषय को समझाने के लिए या विषय को बताने के लिए, उदाहरण दे करके समझाने के लिए, वह भी इसी के अंतर्गत आए जाए, ऐसा पाठ्यक्रम अनुकूलन होता है। जैसे आप कल मैंने पिछले वाला जब वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने बताया था पाठ्यक्रम अनुकूलन का मतलब पढ़ाते समय भी अनुकूलित किया जाता है। जैसे बच्चा को समझ ही में नहीं आया, दूसरा उदाहरण नहीं समझ में आया, तीसरा उदाहरण। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान भी पाठ्यक्रम अनुकूलन होता है। पाठ्यक्रम अनुकूलन सिर्फ किताबी या कंटेंट या विषय वस्तु को आगे पीछे कम बेसी करना ही नहीं होता है। पाठ्यक्रम अनुकूलन कई स्तर पे होता है। शिक्षण का जो महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत जब अध्यापक प्रस्तुत करता है उस समय अधिगमकर्ता को वो चीज़ आ जाना चाहिए। तो पाठ्यक्रम अनुकूलन अगर अध्यापक शिक्षण के दौरान करता है तो सरकारी पाठ्यक्रम को ही ध्यान में रखते हुए करे, उसी से थोड़ा सा इधर उधर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को ले जा करके फिर उसी जगह वापस आ जाए। ऐसा ना हो कि वह पढ़ाते पढ़ाते उस पाठ्यक्रम से बाहर निकल जाए या विषयांतर कर दे, ऐसा न हो। तो कुल मिला के सरकारी पाठ्यक्रम को ही इर्द गिर्द होकर के ही शिक्षण अधिगम व्यवस्था के अंतर्गत पाठ्यक्रम अनुकूलन करना चाहिए, अर्थात अधिगमकर्ता के अनुकूल बना देना चाहिए या सब पढ़ाते समय पढ़ाना चाहिए। अगला सुविधाएं। पाठ्यक्रम सुविधाओं का तात्पर्य है कि विभिन्न प्रकार के बालक हैं, उनकी विभिन्न प्रकार की चुनौतियाँ हैं। जैसे विकलांग बालक, आने जाने की समस्या, और बधिर बालक जिसको कम सुनाई देता है, बिल्कुल नहीं सुनाई देता, वो भी है, उसके अनुसार भी सुविधा होनी चाहिए। जो बालक दृष्टिहीन या कम दिखाई देता है, ऐसे बालकों को आगे बैठने की भी सुविधा होनी चाहिए। इसके संग संग हर कंटेंट का अपना एक उसका एक पढ़ाने का उपकरण या उसका एक पढ़ाने का साधन, ये चार्ट या फिर स्लाइड या फिर चित्र कुछ भी हो सकता है। तो हर टॉपिक के हिसाब से या विषय वस्तु के टॉपिक के हिसाब से या प्रयोगात्मक विषयों के आधार से प्रैक्टिकल की सामग्री, चार्ट, रोलर, प्रोजेक्टर इत्यादि की भी व्यवस्था होनी चाहिए। तब वह जो है पाठ्यक्रम अधिगम के ज़्यादा अनुकूल होगा। क्या होगा? अधिगम के क्या होगा? ज़्यादा अनुकूल। ये पाठ्यक्रम अनुकूलन का मतलब ही यही है कि अधिगम के अनुकूल बना दीजिए, अधिगम करने में सरल हो जाए, उसी को कहते हैं पाठ्यक्रम अनुकूलन। तो सब सुविधाएं भी उपलब्ध कराने पर बल देना चाहिए, या सरकार के द्वारा या शिक्षण संस्थाओं के द्वारा यह सुविधाएं भी पर्याप्त रूप से बालकों को भी ध्यान में रख करके, विषय वस्तु के कंटेंट को भी ध्यान में रख करके प्रस्तुत करना चाहिए। अगला है उपयोग एवं बोधगम्य। जो कुछ भी हम पाठ्यक्रम अनुकूलन बना रहे हैं, लड़कों को जो कुछ भी सिखा रहे हैं, उसका उसके जीवन में उपयोग हो, उसका वह प्रयोग करे, आत्मनिर्भर हो सके, वो सीखी हुई ज्ञान, व्यवहार, शिक्षण, प्रशिक्षण, कला, कौशल,
जो भी विषय का ज्ञान है वो सब का उपयोग कर सके और वह ऐसा भी हो कि उसे समझ में आए। जो कुछ भी उसको सिखाया जा रहा है उसको क्या करे, वह समझ में आए। जैसे समझी हुई बात को कभी भी व्यक्ति स्वयं से उसे सीख सकता है आराम से। तो जो कुछ भी हम पाठ्यक्रम अनुकूलन बनाए वो उसके जीवन में उपयोगी हो और उसको वह अच्छी तरह से हर पहलू को समझ सके, ऐसे पाठ्यक्रम का अनुकूलन करने। अगला है सहगामी क्रिया। पाठ्य सहगामी क्रिया होती है जैसे विषय के अंतर्गत प्रयोगात्मक क्रिया, विषय के अंतर्गत भ्रमण की क्रिया, विषय के अंतर्गत निरीक्षण, परीक्षण, प्रशिक्षण सब भी आता है, खेल कूद भी आता है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं को भी पूरा का पूरा लागू करना चाहिए। सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल कूद, पर्यटन, उसके बाद जो है प्रयोगात्मक प्रतिस्पर्धा, डिबेट भी आता है, सेमिनार भी आता है। और एक प्रकार से अगर हम बात करें तो एक प्रकार से राज्य स्तरीय या स्टेट स्तरीय या जिला स्तरीय प्रतिस्पर्धाएं भी आती हैं। तो इस सब का भी जो है पाठ्यक्रम अनुकूलन करते समय बालकों के लिए ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हर बालक की अपनी विशिष्टता होती है। बालकों के सर्वांगीण विकास हेतु यानी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास हेतु इस पहलू यानी सहगामी क्रियाओं को जोड़ना बहुत आवश्यक होता है पाठ्यक्रम अनुकूलन को ध्यान में रखते हुए। तो इस सब को भी पाठ्यक्रम अनुकूलन करते समय वर्ष के अंतर्गत शामिल कर देना चाहिए ताकि बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। आगे है व्यावसायिक एवं सामान्य पाठ्यक्रम। जैसे अगर हम पाठ्यक्रम अनुकूलन करना ही है तो जो सामान्य जानकारी या सामान्य जानकारियां हैं किसी भी विषय के अंतर्गत, समाज के अंतर्गत, समाज की आवश्यकता के अंतर्गत, वर्तमान सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत जो भी सामान्य जानकारी है, सामान्य विषय हैं, सभी विषयों का लगभग उसके प्रारंभिक स्तर पर या प्राथमिक 8 तक, प्राथमिक यानी जूनियर हाई स्कूल तक उसे सामान्य पाठ्यक्रम के अंतर्गत क्या करना चाहिए, सिखा देना चाहिए, बता देना चाहिए, ताकि बालक अपनी योग्यता, क्षमता, उसकी रुचि का स्पष्ट स्वरूप बन सके। साथ ही उसे कुछ ऐसे भी गतिविधियों से जोड़ देना चाहिए ताकि वह व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सके, व्यावसायिक जानकारी कर सके, कला कौशल किसी चीज़ का प्रशिक्षण भी उसको प्राप्त हो सके, ताकि वह आत्मनिर्भरता के साथ अगर आगे की भी शिक्षा ग्रहण करना चाहे तो आराम से कर सके। तो इस ढंग का अनुकूलन होना चाहिए अधिगमकर्ता को ध्यान में रख करके। अगले है सहकारिता। सहकारिता का तात्पर्य यह है कि पाठ्यक्रम में कुछ ऐसी भी गतिविधियां शामिल कर देना चाहिए जहां पर अध्यापक या उसके सहपाठी साथ में मिलकर के कार्य करें। जैसे प्रोजेक्ट का कार्य, कहीं जाकर के निरीक्षण करना है, देखना है, फील्ड वर्क कार्य, सोशल कार्य, कोई सामाजिक कोई डाटा एकत्र करना है, या फिर ये कहिए जैसे चित्रकला है, चित्रकला सिखाने संबंधी कार्य, जैसे अगर छेनी हथौड़ी मूर्ति बनाना है या फिर कोई और भी कार्य करना है शिल्प कला से संबंधित, तो वह सहकारिता वाला यानी साथ में कार्य करते हुए सीखना। एक प्रकार से एक दूसरे को जानने, समझने, एक साथ व्यवहार करने, एक दूसरे के सुख दुख में भावनात्मक रूप से जुड़ने और मानवीय व्यवहार और मानवीय गुणों का विकास करना सरल हो जाता है। तो ऐसे शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा देना जिसमें साथ में कार्य करने को बढ़ावा मिले, टीचर के साथ में कार्य करने पे, जैसे नाटक है, नाटक साथ में खेलना सहकारिता हो गया नाटक। उसी तरह से संगीत का कार्य, कोई बजा रहा है, कोई नाच रहा है, सहकारिता वाला कार्य हो। उसी तरह से वृक्षारोपण अकेले से नहीं होगा, सब लोग लगेंगे। तो सहकारिता संबंधी कार्य को भी ध्यान में रखते हुए विषय के अंतर्गत शामिल करना चाहिए, तब वो जो है पाठ्यक्रम अनुकूलन एक व्यापक अवधारणा है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ पिछले जाइए वीडियो में, प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो वहाँ पर पाठ्यक्रम अनुकूलन नाम से वीडियो पड़ा, उसमें कई पहलुओं को ध्यान में रख करके बताया गया है। तो इस प्रकार से जो है पाठ्यक्रम अनुकूलन करना चाहिए ताकि सहकारिता यानी साथ में कार्य करने, साथ में व्यवहार सीखने, सामूहिक और समानता वाले गतिविधियों को आराम से सीखने संबंधी गुणों का, व्यवहार का, कला कौशल का बढ़ावा दिया जा सके। अगला है सामाजिक संबंध। सामाजिक संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा मत सोचिए कि हम पढ़ लिए तो हमसे तुमसे क्या मतलब, नहीं। ये समाज ही आपको सब कुछ देता है, समाज के अंदर ही आप हैं, समाज के बाहर नहीं हैं। इसलिए समाज के जो आदर्श हैं, मूल्य हैं, परंपरा हैं, राष्ट्र के जो नियम हैं, राष्ट्र के आदर्श हैं, राष्ट्र के जो त्यौहार हैं, जो मूल्य हैं, समाज के अंतर्गत जो संबंधात्मक मूल्य हैं, माता पिता का महत्व, गुरु का महत्व, ईश्वर का महत्व, महान दार्शनिकों का महत्व और महान विशेषज्ञों, विद्वानों का जो विषय के अंतर्गत महत्व है, और पास पड़ोस, समाज इत्यादि की जो मूल्य, आदर्श, व्यवहार के नियम,
बनाए गए हैं उन सबको भी वह सीख सके। इसको भी शामिल किया जाना चाहिए पाठ्यक्रम के अंतर्गत या पाठ्यक्रम अनुकूलन करते समय, ताकि बालक उत्तम व्यवहार कर सके, व्यवहार के अंतर्गत अच्छा से अच्छा व्यवहार कर सके, व्यक्तिगत और सामाजिक रूप से उसका व्यवहार अच्छा हो, व्यवस्थित हो, उपयोगी हो और उसके लिए और समाज के लिए लाभकारी हो, ताकि आपराधिक प्रवृत्तियां या अमानवीय व्यवहार या असामाजिक व्यवहार न हो। तो जो है वो पाठ्यक्रम अनुकूलन अच्छा माना जाएगा, पाठ्यक्रम अनुकूलन सही दिशा में माना जाएगा। एक प्रकार से अगर संक्षेप में कहें तो पाठ्यक्रम अनुकूलन विभिन्न प्रकार के बालकों के सर्वांगीण विकास हेतु विभिन्न गतिविधियों को शामिल किए हुए है, जिसके आधार पर बालक अपनी विशिष्टता के आधार पर अपनी योग्यता का विकास कर सके। उसी को हम क्या कहते हैं, पाठ्यक्रम अनुकूलन। इन्हीं सब विभिन्न बातों को ध्यान में रख करके या बालकों के व्यक्तित्व के निर्माण हेतु विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करते हुए यह पाठ्यक्रम अनुकूलन करना चाहिए या उनके अनुसार पाठ्यक्रम को बनाना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है मैंने आपको समझाया, आप समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।